और अब खबरें तफसील से। जिला शोपियां के कनीगाम इलाके में आज बाद दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एक इनकाउंटर शुरू हुआ। बताया जाता है कि इलाके में चंद मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक मुसद्दक़ा इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। और शोपियां एनकाउंटर पर मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक। इरशाद, अभी किस मरहले में है एनकाउंटर और कितना मिलिटेंट मौजूद होने की इत्तला है, और क्या अब रात के दौरान भी ऑपरेशन जारी है? देखिए जिलानी, करीब 6 बजे कनीगाम इलाका जो कि इमाम साहब में पड़ता है, जिला शोपियां का ये गांव है, तो वहां पे एक गश्ती पार्टी जो ही निकल रही थी तो वहां पे एक बाग में छुपे मिलिटेंट है। वहां पे जो फोर्सेस निकल रही थी उनको खदशा हुआ कि इस बाग में कोई कुछ आवाजाही हो रही है, तो उस बीच वहां पे उन्होंने उस बाग की तरफ रुक किया और वहां पे जो मिलिटेंट छुपे हैं उन्होंने कुछ फायर उनपे दागे हैं। लेकिन बाद में जैसे ही उनको पता चला कि मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हुए हैं तो पूरे उस इलाके को घेराव में लिया गया है। भारी नफरी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की वहां पे तैनात कर दी गई है ताकि मिलिटेंटों को पूरी तरह से अपने कॉर्डन ऑफ में लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल बाद में कुछ देर अगर की फायरिंग रुकी हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी भी एनकाउंटर जो है वो जारी है और जो वहां पे छुपे मिलिटेंट है बीच बीच में वो फायरिंग करते रहे। क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, लेकिन वहां पे जो 44 RR के जो सीओ है उन्होंने काफी कोशिश की थी कि वहां पे जो मकामी लोग हैं उनसे कहलवाया कि वहां पे जो मिलिटेंट मौजूद है उनको सरेंडर कराया जाए। पहली प्रेफरेंस यही होती है कि उन्होंने कई बार इस तरह के काम किए हैं, लेकिन फिलहाल जो वहां पे मिलिटेंट है उन्होंने साफ तौर उस जो उनकी पेशकश की गई थी 44 सीओ RR की तरफ से, लेकिन वहां पे जो मिलिटेंट है इन्होंने लगातार फायरिंग अब शुरू की है। फिलहाल एनकाउंटर जारी है। इरशाद, क्या अब चूंकि अंधेरा हो चुका है तो क्या रात भर अभी ऑपरेशन जारी रहेगा? क्या कुछ कहा है ऑफिसर्स ने? देखिए जिलानी, फिलहाल वहां पे अंधेरा होने की वजह से वहां पे जो बड़ी बड़ी लाइटें जो है इंस्टॉल कर रखी है फौज ने और चारों तरफ उस इलाके को घेराव में लिया है। फिलहाल अभी जो है फायरिंग जारी है क्योंकि काफी दिक्कत है सिक्योरिटी फोर्स को, लेकिन जितनी भी जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। बाहरी नफरी जो है वो वहाँ पे बिठा दी गई है ताकि किसी भी तरह जो है मिलिटेंट बाग न निकलने पाए। शायद अगर वहाँ पे हमने फौज की कोशिश रहेगी कि इस अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट भाग न जाए, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लाइटों का इंतजाम किया गया और मुहासरा कर लिया गया है। ऑपरेशन अभी फिलहाल इरशाद मलिक के मुताबिक जारी है। आगे बढ़ेंगे। कुपवाड़ा के मकाम शाहवली दरगमुला में आग की एक वारदात पेश आई है। एक पुलिस एहलकार के रिहायशी मकान में आग नुमदार हुई। इसके बाद फायर सर्विस, फौज, पुलिस और मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई शुरू कर दी है। आग इतनी भयानक थी कि उसने देखते ही देखते मकान के काफी हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। पुलिस के एसओजी ने नरवाल जम्मू से एक नौजवान को हथियारों समेत गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि एसओजी की एक टीम ने गुज़श्ता रात रईस अहमद डार साकिना शुरत काजीगुंड को एक AK-47 राइफल, 3 ग्रेनेड और एक पिस्टल समेत गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पेशे से ड्राइवर रईस को नरवाल बाईपास के करीब गिरफ्तार किया गया। उधर अवंतीपुरा पुलिस, फौज और CRPF ने सैदाबाद त्राल में एक घर की तलाशी कार्रवाई के दौरान आमिर अशरफ खान नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक ग्रेनेड जब्त किया गया। इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद जांच जारी है। पाकिस्तान की जानिब से बिलाश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की ताज़ा गोलाबारी की वजह से जिला पुंछ के दिगवार सेक्टर में फौज के 2 पोर्टर जख्मी हो गए हैं। गुज़श्ता शब भी पाकिस्तान की जानिब से दिगवार सेक्टर में फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की गई थी। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जबरदस्त गोलाबारी की, फौज ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। चंद मकानों को पाकिस्तानी गोले लगने से नुकसान पहुंचा है। गोलाबारी से लोगों में खौफ हरास फैल गया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इलाके में अभी तक बंकर तामीर नहीं किए गए हैं। इस वजह से गोलाबारी के दौरान लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
है। तो हमारे यहाँ पे हम बॉर्डर के एरिया में यहाँ पे कोई रोड की फैसिलिटी नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। जब हमारे कोई शेलिंग हो कुछ हो तो हमें यहाँ से सीधा हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जाना पड़ता है। तो हम यही हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आज तक हमें कोई भी बैंकर नहीं यहाँ पे मिले। कागजों पे तो बहुत है, रिकॉर्ड पे कितनी बार हमने डीसी साहब के पास किए हैं, तो अभी तक यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि पाकिस्तान वादी के उन इलाकों में भी मिलिटेंटों को सरगर्म करने की कोशिश कर रहा है जहां अब मिलिटेंसी खत्म हो गई है। उन्होंने ताहम कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का दबदबा बरकरार है और पाकिस्तान की इन कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इससे कबल गांदरबल ग्रेनेड हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान को श्रीनगर में खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद मृत्युंजय सीआरपीएफ की 115वीं बटालियन से मुंसलिक थे। इस मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजी सीआरपीएफ चारों सिन्हा समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के दीगर आला अफसरान ने शहीद जवान को खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद जवान के जसद खाकी को बाद में आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई इलाके रवाना किया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो सीआरपी पुलिस बाकी फोर्सेस के हिस्से में लंबे अरसे से आया है। ये दुख की बात है, मगर चुनौतियों के बावजूद हम आगे बढ़ते रहेंगे और आवाम का साथ देते रहेंगे। देखिए, मिलिटेंट के लिए कोई जगह का बैरियर नहीं है। कभी कभार हम लोग ये गलत सोचते हैं कि साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी और नॉर्थ कश्मीर जो है या सेंट्रल कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं है। हाल के वाक़ा देखें तो कल का जो इनकाउंटर हुआ करीरी के एरिया में, बारामूला में हुआ। बारामूला के एरिया में ये तीसरा इनकाउंटर है जो 1-2 महीने के अंदर ही हुआ। तो इसका मतलब कि मिलिटेंट पूरी तरह एक्टिव नॉर्थ कश्मीर में भी है और अगर नहीं है तो उस एरिया को एक्टिव रखना चाहते हैं। सेंट्रल कश्मीर में 9 इनकाउंटर 1 साल के अंदर होने का मतलब है कि बार बार आतंकियों की कोशिश है और इनके जो आका हैं उनकी कोशिश है कि श्रीनगर शहर को दहशतगर्दी में इन्वॉल्व किया जाए। मगर ये हमारी फोर्स की सतर्कता है, पुलिस की और सीआरपी की सतर्कता है कि जब जब उन्होंने जहाँ पर पाँव रखने की कोशिश करी उनको खदेड़ा गया और जहाँ शहर के अंदर 9 इनकाउंटर हुए। तो ये स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, एक एरिया से दूसरी एरिया में भेजते रहते हैं। पिछली बार जब वहाँ पर बीजेपी के एक कारकुन पर अटैक किया था गांदरबल में, तो अटैक करने वाला आदमी पुलवामा से भेजा गया था। तो ये स्ट्रेटजीज जो इनकी है, पाकिस्तान में बैठे हुए इनके लश्कर के और जैश के कमांडर और इनके जो हैंडलर हैं वो कंट्रोल करते हैं। उनकी इतला हमें रहती है और उसके चलते हमारे ऑपरेशंस और हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। और मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूं कि फोर्सेस ने मिल कर के पुलिस के साथ जितना बढ़िया माहौल अभी पैदा किया है, हम इसको हर तरीके से और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं उसका इम्पैक्ट इस हद तक तो पड़ता है कि मूवमेंट उतनी फ्री नहीं रहती जितनी पहले होती है। ज़्यादातर हाइडआउट्स में चले जाते हैं, एक्टिविटी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है और जब जब इनको पार से क्लियरेंस आती है कि कोई ना कोई वाक़ा करना बिल्कुल इनके लिए ज़रूरी हो गया है, उस वक्त ये निकलते हैं। मगर इसके साथ जो हमारी कार्रवाइयाँ बराबर चल रही हैं। Another in this fight against terrorism, but we will not allow ourselves to be deterred by this incident. We will continue in this fight against terrorism, and may his soul rest in peace, and may his family have the strength to bear this loss. शोपियां पुलिस ने साबिक एमएलसी शौकत गनाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर शब्बीर कुले को हिरासत में लिया है। उधर पुलिस ने एनसी लीडर हिलाल अकबर लोन को संबल बांडीपुरा में हिरासत में लिया है। वाज़ेह है कि हिलाल मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन के फर्जंद हैं। डीडीसी के कामयाब आजाद उम्मीदवार अवतार सिंह ने इल्जाम लगाया कि कौमी और रीजनल पार्टीज की जानिब से आजाद उम्मीदवारों की खरीद और फरोख्त की कोशिश की जा रही है। और अवतार सिंह ने पुलवामा में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में सभी सियासी जमातें आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदने में लगी हैं। अवतार सिंह ने जिला पुलवामा के डाटसरा से बतौर आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी हासिल की है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने, इवन कि मेरी वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका मैं एक हिस्सा था, और भी बहुत सारी जो रीजनल पार्टियां या नई अपकमिंग पार्टीज आ रही हैं बीच में, उन्होंने मेरे को हर तुल इम्कान कोशिश करी है कि मैं उनकी उस पॉलिटिकल पार्टी का एक हिस्सा बनूं। लेकिन मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनने से पहले बिल्कुल शांति से सोचना पड़ेगा और अपने लोगों को एतमाद में लेके ही फैसला करना होगा। जम्मू कश्मीर में बंदूक लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार नहीं है। मुल्क के साथ खड़े रहने के लिए सैकड़ों एनसी कारकुनों को हलाक किया गया।
इन बातों का इजहार पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि 370 से अलहदगी पसंदगी को फरोग मिल रहा था तो 5 अगस्त के फैसले के बाद यहां ऐसा कोई उनसर बाकी नहीं रहना चाहिए था। कई कारकुन आपके शहीद हुए, मिलिटेंसी में शहीद हुए, बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन आज आपकी पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो बंदूक थामे नौजवानों के हाथों में वो आपने थामे। अगर उनको वो कब्रिस्तान नज़र नहीं आते जिसमें मेरे साथी आज लेटे हुए हैं तो मैं उनको क्या दिखाऊं? वो इस दुनिया में नहीं रहे सिर्फ इस वजह कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े रहे और उन्होंने अलहदगी पसंद लोगों की यहाँ पे बात नहीं की। हमने बंदूक नहीं उठाया, हमने मुल्क के खिलाफ नारे नहीं दिए। जब खुसूसी पोजीशन की बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, बीजेपी की एक राय है, उनका ये मानना है कि इस खुसूसी पोजीशन के रहते एक सेपरेटिज्म का जो उनसर है उसको बढ़ावा मिलता था। अगर ये दुरुस्त है तो 5 अगस्त के बाद तो ये सेपरेटिज्म खत्म हो जाना चाहिए था। आज भी 1.5 साल के बाद जब आप जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराते हो तो कश्मीर में 35% लोग वोट डालते हैं। इसका मुकाबला करिए 2019 के पंचायत इलेक्शनों के साथ, 80-90% लोगों ने उन इलेक्शनों में हिस्सा लिया और वोट डाले। धोखा यहाँ के मेन स्ट्रीम सियासतदानों के साथ भी हुआ और बड़ा धोखा। इससे कितनी सोच में तब्दीली आई? आपको जेल डाला गया। सोच में तब्दीली नहीं आएगी तो फिर मैं क्यों कहता आपसे कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है? लड़ना नहीं है ना। अब दिल इतना दुख गया कि मैं फिलहाल सोच भी नहीं सकता हूं इलेक्शन लड़ने के बारे में। अगर बात यहीं तक रुक जाती कि हमें जेल में डाला गया लेकिन रियासत के साथ कुछ नहीं हुआ, मैं कोई गिला नहीं करता। मुझे गिला अगर इस बात का है वो ये है कि हमारे साथ जो वादे किए गए उन वादों को निभाया नहीं गया, हमें बिट्रे किया। पीएम सम्मान निधि योजना की वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ई रिलीज के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर भी तकारीब का अहतमाम किया गया। किसान भवन जम्मू में महकमे ज़राअत ने एक तकरीब मुनक्किद की। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि किसानों को ई क्रेडिट्स के जरिए फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 90 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा किए गए हैं। उन्होंने यूटी के किसानों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ की पैदावार की मुख्तलिफ सतह पर पजीराई की जा रही है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी से ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी और तकनीक के लिए राह हमवार होगी। एलजी ने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद की वादाबंद है। मुझे लगता है कि किसानों की सेवा ही सच्ची राष्ट्र सेवा है। आपको जानकर ये खुशी भी होगी कि जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों के लिए अब तक 1132 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत दिया जा चुका है। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के नेतृत्व में और कृषि विभाग के नेतृत्व में ये अकेला क्षेत्र है जहां लगभग 100% किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। सैफरन की जियो टैगिंग के कारण वेस्ट एशिया के मार्केट में मुझे लगता है कि कश्मीरी सैफरन की डिमांड बढ़ गई है और यहाँ की जो विरासत है अपने ओरिजिनल स्वरूप में यूएई के साथ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगा। इसका अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने ये गौरव हासिल किया है। और अबू धाबी स्थित लुल्लू ग्रुप अपने अखबारों में पढ़ा है जम्मू कश्मीर में खाद्य प्रसंस्करणों का संयंत्र लगाने वाला है। नेफेड भारी मात्रा में रुचि ले रहा है। पिछले दिनों जब मैं दिल्ली था तो स्वीडन के राजदूत मुझे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि हम भी जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खासतौर से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। तो मैं समझता हूं कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये निश्चित रूप से किसानों की आमदनी ही नहीं बढ़ाएगा, जैसा बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने कहा, केवल जम्मू कश्मीर के जीडीपी में नहीं बल्कि देश के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान जम्मू कश्मीर के किसानों का होगा।
डायरेक्टरेट ऑफ हार्टिकल्चर कश्मीर की जानिब से श्रीनगर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कई मेवा काश्तकार और इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाले किसान भी मौजूद रहे। महकमे के एहलकार और डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट भी शामिल रहे। उन्होंने इस स्कीम को काफ़ी अहम करार दिया। मुख्तलिफ अजला के कई मुस्तफीद अफराद में असनाद तकसीम किए गए। हार्टिकल्चर कम्प्लेक्स राजबाग में पीएम किसान सम्मान योजना के बारे में ये दिन मनाया। ये मरकज़ी लेवल पर भी आज मनाया गया और यहाँ यूटी लेवल पर भी मनाया गया। तो इसमें हमने किसानों को यहाँ दावत दी थी और कोशिश हमारी रही कि उनको हम जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं डेवलपमेंट की, चाहे वो टॉप टू टोटल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या जो हमारा हाई डेंसिटी का मिशन है, नर्सरी डेवलपमेंट का मिशन है, उसके बारे में हमने जानकारी दी उनको। हमारे पेस्टिसाइड के बारे में अगर कोई शिकायत आती रहती है उसको आने वाले टाइम में ज़्यादा मौसर अंदाज से देखने की गुजारिश है। उसमें हम चाहेंगे कि अपने ग्रोवर से भी फीडबैक लें और उनसे भी यही सलाह मशवरा दिया कि वो जो भी कोई चीज़ लें उसको बाज़ाब्ता उसका रिसिप्ट लें, रजिस्टर्ड डीलर से लें। हम भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस पर रिव्यू भी करते रहेंगे और सैम्पलिंग भी करते रहेंगे और किसी भी गलत चीज़ को कोशिश करेंगे कि बाज़ार से वो नहीं रखेंगे अवेलेबल, उसको स्ट्रिक्टली उस चीज़ को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर को आगे ले जाने में हम कोशिश करेंगे, कोशा रहेंगे और फील्ड विजिट्स हमारे एक्टिव रहेंगे। और मेरे अफसरों को भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि अपने फील्ड विजिट को बढ़ाइए, लोगों से, किसानों से जुड़ के रहे और जब भी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमें हैं उनके बारे में रोशनास कराए पब्लिक को, ताकि वो इसका फ़ायदा हासिल कर सकें और हमारी इक़्तिसादी तरक्की आगे जाए। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।